इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी में गहराई तक उतर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कहानी। ये एक ऐसी दास्तान है जो केरल के एक छोटे से गांव थुम्बा से शुरू हुई। सोचिए, साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ले जाए जाते थे। हाँ, बिल्कुल। और आज हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाले पहले देश बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की कहानी नहीं है। जैसा आपने कहा, ये उस सपने की कहानी है जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देखा था। हाँ, ये उस जुनून की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में नजर आता है। और ये उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की कहानी है जो आसमान में भारत की उड़ान देख रहे हैं। तो आज हम इसी सफर के अलग अलग पड़ावों को समझेंगे। मतलब कैसे नींव पड़ी, कौन लोग थे इसके पीछे। हाँ, बिल्कुल। किन लोगों ने इसे गढ़ा, शुरुआती संघर्ष क्या थे, फिर कौन से मिशन मील का पत्थर बने, तकनीक कैसे बदली और भविष्य में क्या है। हाँ, और भविष्य की दिशा क्या है, सब पर बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस असाधारण सफर को। बिल्कुल शुरुआत से ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब भारत जैसे देश के लिए जो समय अपनी, आप कह सकती हैं, बुनियादी जरूरतों से जूझ रहा था, स्पेस के बारे में सोचना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। इसकी जड़ें वो हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता तक ले जाती हैं। हम उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। 1960s का दशक था। दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस चल रही थी। कोल्ड वॉर का टाइम। हाँ, लेकिन डॉक्टर साराभाई का नजरिया एकदम अलग था। वो स्पेस को सिर्फ एक होड़ या मतलब शक्ति प्रदर्शन का जरिया नहीं मानते थे। उन्होंने ये समझा कि स्पेस टेक्नोलॉजी भारत जैसे विकासशील देश की जमीनी समस्याओं को हल कर सकती है। जैसे किन समस्याओं की बात कर रहे हैं हम? जैसे कम्युनिकेशन, मतलब संचार, मौसम की सही भविष्यवाणी, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका मैनेजमेंट, इन सब में अंतरिक्ष तकनीक एक बहुत शक्तिशाली साधन बन सकती थी। यानी फोकस शुरुआत से ही सोशल एप्लीकेशन पर था। ये सोच तो उस वक्त काफी अलग रही होगी। बहुत ही यूनिक सोच थी। और यही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की, आप कह सकते हैं, नींव का पत्थर है। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में किसी से पीछे नहीं रहना है, भले ही रिसोर्सेज कम हो। हाँ, भले ही हमारे संसाधन सीमित हों। इसी सोच के साथ 1962 में बनी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी इनकोस्पार। इनकोस्पार। हाँ, और फिर 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार ही इसरो बन गया। अच्छा। शुरुआती दिनों की वो तस्वीरें तो हम सब ने देखी हैं। कैसे थुम्बा में एक चर्च को वर्कशॉप बनाया गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। कैसे पहले साउंडिंग रॉकेट के हिस्से साइकिल पर, बैलगाड़ी पर ले जाए गए। वो तो आइकॉनिक तस्वीरें हैं। आइकॉनिक हैं। वो सिर्फ ये नहीं दिखाती हैं कि संसाधन कम थे, बल्कि वो उस जबरदस्त जज्बे और एक तरह से जुगाड़ की भावना को भी दिखाती हैं जो इसरो की पहचान बनी। सही कहा। अच्छा, डॉक्टर साराभाई का विजन तो था, लेकिन जाहिर है एक व्यक्ति अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उनके बाद इस मशाल को किसने आगे बढ़ाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसरो को शेप दिया? देखिए, 1971 में डॉक्टर साराभाई का अचानक निधन हो गया। वो एक बड़ा झटका था, एक खालीपन आ गया था। लेकिन किस्मत से 1972 में प्रोफेसर सतीश धवन ने इसरो का नेतृत्व संभाला। सतीश धवन? हाँ, वो न सिर्फ एक बेहतरीन एरोस्पेस इंजीनियर थे, बल्कि एक कमाल के लीडर और इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे। उन्होंने इसरो को, जो एक बिखरा हुआ सा समूह था, उसे एक प्रोफेशनल, मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में बदला। अच्छा। उन्होंने टैलेंट को पहचाना, सिस्टम बनाए और स्पेस प्रोग्राम का हेडक्वार्टर बेंगलुरु ले जाने का जो फैसला था वो बहुत स्ट्रैटेजिक था। उनके लीडरशिप में ही इसरो ने ऑपरेशनल सैटेलाइट सिस्टम और अपने लॉन्च व्हीकल बनाने की तरफ ठोस कदम उठाए। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे लीडरशिप ने न सिर्फ रास्ता दिखाया, बल्कि एक कल्चर बनाया जिसने कम रिसोर्सेज में भी बेहतरीन काम करना सिखाया। चलिए अब उन शुरुआती मिशनों और चुनौतियों पर आते हैं। पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, वो कैसे मुमकिन हुआ? आर्यभट्ट ये भारत का पहला उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ। 1975? हाँ, ये पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन लॉन्च हमने नहीं किया था। नहीं, उस वक्त हमारे पास अपना रॉकेट नहीं था उसे लॉन्च करने के लिए, तो इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया। ये मिशन बेसिकली स्पेस में सैटेलाइट बनाने और ऑपरेट करने की हमारी कैपेबिलिटी दिखाने और सीखने का एक अनुभव था।
तो ये एक तरह से पहली सीढ़ी थी। लेकिन आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम तो तब आया होगा जब हमने अपना लॉन्च व्हीकल बना लिया, रोहिणी सैटेलाइट और SLV-3। हाँ बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट था 1980 में, जब SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 ने रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। वाह! वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक पल था। ये पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास था। इसने भारत को उन गिने चुने देशों में शामिल कर दिया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी, और इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था। वो SLV-3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। हाँ, उनका जिक्र तो आता ही है। बिल्कुल, शुरुआती चुनौतियां तो जबरदस्त थीं। मतलब क्रायोजेनिक इंजन जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी डेवलप करना, लॉन्च का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इंटरनेशनल बैन झेलना, और पैसे जुटाना भी तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, और इन सब के लिए लगातार फंड्स का इंतजाम करना, ये सब बड़ी चुनौतियां थी। SLV-3 के बाद इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल्स को और कैसे बेहतर बनाया? क्योंकि किसी भी स्पेस एजेंसी की असली ताकत तो उसके लॉन्च व्हीकल्स ही होते हैं ना? बिल्कुल, SLV-3 तो बस शुरुआत थी। इसके बाद ASLV आया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उससे भी हमने काफी कुछ सीखा, लेकिन असली बाजी पलटी PSLV और GSLV के विकास से। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? हाँ, PSLV जिसे 1990s में डेवलप किया गया, वो इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट साबित हुआ है। मतलब एक वर्क हॉर्स। अच्छा। ये अपनी सटीकता, विश्वसनीयता और कम लागत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसने न सिर्फ भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए, बल्कि चंद्रयान-1 और मंगलयान जैसे बड़े मिशन भी इसी ने भेजे। अरे वाह! और आज भी ये कई दूसरे देशों के सैटेलाइट्स के लिए एक पसंदीदा लॉन्च व्हीकल है। और GSLV? वो हमें भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए चाहिए था। सही कहा। GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक ले जाने के लिए जरूरी था। इसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चुनौती थी क्रायोजेनिक अपर स्टेज टेक्नोलॉजी। हाँ, वो क्रायो इंजन वाली बात। हाँ, जिसमें बहुत ही ठंडे तापमान पर ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें शुरू में कुछ असफलताएं भी मिली, लेकिन हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। आखिरकार इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया और GSLV को ऑपरेशनल कर दिया, और अब तो इसका और शक्तिशाली संस्करण है, LVM-3। अच्छा, LVM-3? हाँ, इसी LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जैसे हमारे सबसे महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए हैं। कमाल है। अच्छा, लॉन्च व्हीकल्स के साथ साथ इसरो ने किन खास क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई? किन मिशनों ने भारत पर और शायद दुनिया पर भी सबसे ज्यादा असर डाला? देखिए, इसरो का एक कोर ऑब्जेक्टिव शुरू से ही रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए करना। इस दिशा में 2 प्रोग्राम्स गेम चेंजर साबित हुए, INSAT और IRS। INSAT यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम? बिल्कुल, और IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। INSAT सीरीज ने भारत में टेलीकॉम, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और मौसम की भविष्यवाणी में क्रांति ला दी। ये तो हम यूं महसूस करते हैं। आज जो हम मोबाइल पर बात कर पाते हैं, टीवी देखते हैं या मौसम का हाल जान पाते हैं, उसमें INSAT का बहुत बड़ा रोल है। और IRS सीरीज के सैटेलाइट्स ने एग्रीकल्चर के लिए, जैसे फसल की पैदावार का अनुमान लगाना, पानी के संसाधन मैनेज करना, शहरों की प्लानिंग करना, जंगलों का सर्वे करना और खास तौर पर आपदा प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी डेटा दिया है। ये वो मिशंस हैं जिनका असर सीधा जमीन पर दिखता है, लेकिन इसरो ने ग्रहों की खोज में भी तो अपनी धाक जमाई। चंद्रयान-1 और मंगलयान, इनके बिना तो बात अधूरी है। अरे बिल्कुल, 2008 में चंद्रयान-1 का लॉन्च एक बहुत बड़ा कदम था। उसने न सिर्फ कामयाबी से चांद का चक्कर लगाया, बल्कि चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स H2O होने के पक्के सबूत खोजे। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी खोज थी। और फिर 2013 में आया मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM यानी मंगलयान। हमें पहुंचने वाला पहला देश बना, पहली कोशिश में। हाँ, और वो भी इतने कम बजट में कि यकीन करना मुश्किल था। इसने दुनिया को दिखाया कि इसरो कम लागत में भी बड़े मिशन कामयाबी से कर सकता है। इसी को फ्रूगल इनोवेशन कहा गया। और इसी फ्रूगल इनोवेशन और वो जो जज्बा है, उसी ने हमें हाल की सबसे बड़ी सफलता दिलाई, चंद्रयान-3। ये वो पल था जिसने शायद हर भारतीय को गर्व से भर दिया। बिल्कुल। यहाँ से कहानी एक नए और बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आती है। निश्चित रूप से 23 अगस्त 2023, ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी,
चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरना ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले भारत चांद के इस अनछुए हिस्से पर पहुंचने वाला पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। ये सफलता इसलिए भी खास थी क्योंकि ये चंद्रयान 2 की लैंडिंग में जो दिक्कत आई थी उससे सीखकर, हाँ, वो जो आखिरी पलों में हुआ था, हाँ, उन चुनौतियों का सामना करके हासिल की गई थी। ये दिखाता है कि इसरो कैसे सीखता है और सुधार करता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि एक नए भारत की वो जो इच्छा शक्ति है उसका प्रतीक था। अच्छा, वैज्ञानिक तौर पर इस मिशन ने हमें क्या दिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक मिशन था। लैंडर विक्रम और उससे निकला रोवर प्रज्ञान, दोनों कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस थे। प्रज्ञान रोवर पर LIBS और APXS जैसे उपकरण थे। LIBS मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी और APXS मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन्होंने चांद की सतह की मिट्टी का एनालिसिस किया। क्या मिला वहां? खास तौर पर सतह पर सल्फर और कई दूसरे एलिमेंट्स का मिलना काफी महत्वपूर्ण था। इससे चांद कैसे बना, उसकी जियोलॉजी क्या है, इस बारे में हमारी पुरानी समझ को चुनौती मिलती है और नई जानकारी मिलती है। अच्छा। इसके अलावा लैंडर पर चास्टे नाम का इंस्ट्रूमेंट था जिसने सतह के तापमान में काफी वेरिएशन दर्ज किया। ILSA ने चांद पर सीस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंपीय गतिविधि को मापा और रैम्भा RAMBH अल्फा ने सतह के पास प्लाज्मा डेंसिटी का अध्ययन किया। ये सारा डेटा चांद के माहौल को समझने में बहुत मदद करेगा। इस मिशन की एक और खास बात थी जिसका जिक्र भी खूब हुआ, महिला वैज्ञानिकों की भूमिका। हाँ, ये बहुत गर्व की बात है और ये बदलते भारत की एक तस्वीर भी है। कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर जैसे कल्पना कालाहासी जी इस मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैसी बहुत अहम भूमिकाओं में थी। ये दिखाता है कि भारत की नारी शक्ति अब स्पेस साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में भी लीड कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया था। चंद्रयान 3 के बाद भी इसरो रुका नहीं है। हाल की और कौन सी उपलब्धियां हैं जो भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को दिखाती हैं? इसरो लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैग्रांज पॉइंट 1 यानी L1 पर पहुंच चुकी है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए। बिल्कुल, वो वहां से सूर्य का, उसके कोरोना का, सोलर विंड्स का और उनका पृथ्वी पर क्या असर होता है इसका डिटेल में अध्ययन कर रही है। और गगनयान, भारत का पहला मानव मिशन। हाँ, गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। इसका लक्ष्य 2025 रखा गया है। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स का चयन और उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और हाल ही में क्रू एस्केप सिस्टम का सफल टेस्ट TVD-1 भी किया गया है। वो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। अच्छा, वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और स्पेस डॉकिंग की भी खबरें आई थी, वो भविष्य के लिए कितने अहम है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे पुष्पक नाम दिया गया है, उसके सफल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। पुष्पक? हाँ, इसका मकसद है लॉन्च व्हीकल को एक विमान की तरह वापस लैंड कराना ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इससे तो लॉन्च की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल, भविष्य में लॉन्च की लागत काफी कम हो सकती है। इसी तरह स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SPADEX हुआ हाल ही में। इसमें 2 छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में सफलतापूर्वक जोड़ा गया। ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए बहुत क्रिटिकल है। जैसे 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। वाह, अपना स्पेस स्टेशन। हाँ, उसके निर्माण के लिए या ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स की रिफ्यूलिंग या मरम्मत के लिए ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। और साथ ही मौसम और आपदा निगरानी के लिए इनसैट 3DS जैसे एडवांस्ड सैटेलाइट्स भी लगातार लॉन्च हो रहे हैं। अगर हम इसरो की तुलना दुनिया की दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों से करें, जैसे नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इसरो कहाँ खड़ा है, इसकी खासियत क्या है? देखिए, तुलना थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि सबके बजट, प्रायोरिटीज, इतिहास सब अलग हैं। इसरो का बजट, जैसा आपने कहा, $1.95 बिलियन है, जबकि नासा का $25 बिलियन के आसपास है। चीन का भी काफी ज्यादा है। हाँ, बजट में तो काफी फर्क है। बहुत फर्क है, लेकिन इसी कम बजट में असाधारण सफलताएं हासिल करना ही इसरो की सबसे बड़ी खासियत है। यही उसकी ग्लोबल पहचान है, फ्रूगल इनोवेशन। वो मंगलयान वाला उदाहरण तो हमेशा दिया जाता है। हाँ, मंगलयान की कॉस्ट $74 मिलियन हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम थी। ये कमाल है।
और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, ये तो ऐसी उपलब्धि है जो किसी और ने नहीं की। और कमर्शियल फ्रंट में क्या इसरो ग्लोबल लॉन्च मार्केट में भी अपनी जगह बना रहा है? हाँ बिल्कुल। PSLV अपनी रिलायबिलिटी और कम कॉस्ट की वजह से विदेशी सैटेलाइट्स, खासकर छोटे और मीडियम साइज के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है। इसरो की जो कमर्शियल आर्म है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो इसे प्रमोट कर रही है। और अब आयन स्पेस के बनने से भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, वो स्काईरूट एरोस्पेस का नाम सुना था। हाँ, स्काईरूट एरोस्पेस जैसी कंपनियों ने अपने रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किए हैं, तो एक नया इकोसिस्टम बन रहा है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी, जैसे चीन का बढ़ता स्पेस प्रोग्राम या स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों से कंपटीशन। बिल्कुल, चुनौतियां कई हैं। RLV टेक्नोलॉजी में स्पेसएक्स जैसी कंपनियां काफी आगे हैं। स्पेस में बढ़ता हुआ कचरा, स्पेस डेब्रीज, वो एक ग्लोबल चिंता है और हमें अपने स्पेस एसेट्स की सुरक्षा करनी है। साइबर सिक्योरिटी भी एक मुद्दा होगा। हाँ, साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है। चीन का स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो कई एरिया में एक बड़ी ताकत बन गया है। भारत ने एंटी सैटेलाइट एसाइट मिसाइल क्षमता दिखाई है मिशन शक्ति से, हाँ, जो एक डेटरेंट कैपेबिलिटी देती है। लेकिन स्पेस में अपनी संपत्ति की रक्षा और निगरानी के लिए हमें डेडिकेटेड मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करना होगा। तो कुल मिलाकर इसरो की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की कहानी है। एकदम सही कहा। डॉक्टर साराभाई के विजन से लेकर चंद्रयान 3 की सफलता और अब गगनयान, आदित्य L1 जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स तक इसरो ने एक बहुत लंबा और प्रेरणा देने वाला सफर तय किया है। ये दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसा इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने कहा, दिल मांगे मोर। हाँ, ये भावना इसरो के भविष्य के लिए एकदम फिट बैठती है। और सबसे अहम बात, इसरो ने ये साबित किया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी, देश के विकास और सुरक्षा पर पड़ता है। बिल्कुल। और अब जब प्राइवेट सेक्टर भी इस यात्रा में शामिल हो रहा है तो संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इसरो का ये जो फ्रूगल इनोवेशन का मॉडल है, मतलब कम लागत में वर्ल्ड क्लास रिजल्ट देना और सामाजिक जरूरतों को प्राथमिकता देना, क्या ये मॉडल भारत के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी एक सबक हो सकता है? कैसे हम इस इसरो मॉडल को हेल्थ केयर, एजुकेशन या क्लीन एनर्जी जैसे फील्ड्स में दोहरा सकते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इसरो की इस अद्भुत यात्रा के बारे में हमारी बातचीत सुनने वालों को पसंद आई होगी और कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और इसी तरह उसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।